we have seen already the concept of center of mass. It is the point where the total mass is assumed to be concentrated. In a uniform gravitational field, center of mass is at the center of gravity. So locating center of gravity is easy, in that way it helps us to know the location of center of mass. Obviously, if masses are distributed in a region, that center of mass means the center of all masses. You understand? That means if there are two masses, only a heavier mass and a lighter mass, center of mass will be closer to the heavier mass or closer to the lighter mass? Closer to the कौन से मास, हेवियर मास की लाइटर मास? हेवियर मास के पास रहेगा. सेम इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी आल्सो. एक बड़ा वेट वाला चीज है, छोटा वेट वाला चीज है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी विल बी क्लोज टू द हेवियर वेट. तो ये पेन को हम जहां पे सपोर्ट दे सकते हैं, उस पॉइंट पे मेरा फिंगर टिप का नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड होगा. और एक वेट भी इस बॉडी के ऊपर है. दो फोर्स अगर कोई बॉडी को इक्विलिब्रियम में रख रहे हैं, क्या क्या कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए? दे मस्ट बी इक्वल एंड अपोजिट, दे मस्ट एक्ट अलोंग सेम लाइन. इसके रिलेटेड न्यूमेरिकल भी दिया गया है. देखोगे आज डिस्कशन कौन सा पॉइंट में पुश करेंगे कि वो ट्रांसलेशनल मोशन करेगा. क्वेश्चन दिए ना. हाँ, तो यहाँ पर अगर दो फोर्स आ रहे, हुआ मेरा नॉर्मल रिएक्शन, दूसरा हुआ वेट, तो दोनों इक्वल एंड अपोजिट होने के साथ साथ सेम लाइन में होना चाहिए. मतलब वेट मस्ट बी एक्टिंग समवेयर इन दिस लाइन. तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी, वेट मस्ट बी एक्टिंग समवेयर डाउनवर्ड्स, मतलब यहाँ पर कहीं सेंटर ऑफ ग्रेविटी है. तीसरा पॉइंट बताए थे, कोई बॉडी का सेंटर मास अगर निकालना है, यू सस्पेंड इट फ्रॉम टू डिफरेंट पॉइंट्स, ड्रॉ वर्टिकल लाइंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन. द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द वर्टिकल लाइंस गिव्स यू द लोकेशन ऑफ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, एंड दैट इज सेंटर ऑफ मास. बट दीज आर ऑल मेथड्स फॉर फाइंडिंग सेंटर ऑफ ग्रेविटी, रिमेंबर. क्योंकि वहाँ पर हम हर जगह वेट और वो टेंशन या फिर नॉर्मल रिएक्शन को लिए थे. इन ए वेरिंग ग्रेविटेशनल फील्ड, जहाँ पर ग्रेविटेशनल फील्ड बदल रहा है, ये सब मेथड काम नहीं करेगा. यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड है तो हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकाल लेते हैं, बोलते हैं यही है सेंटर ऑफ मास. ये बात सही है ना. तीसरा हुआ था क्या कि अगर हमें सेंटर ऑफ मास पता करना है विदाउट यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ ग्रेविटी इन ए ग्रेविटी फ्री रीजन, तो फिर कैसे निकालोगे? मैथमेटिकल फॉर्मूला दिए थे कि दिस इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम ए रेफरेंस एक्सिस. डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम ए रेफरेंस एक्सिस, ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट of center of mass from a reference axis is given by summation of mi xi by summation of mi. Summation of mi means total mass, जिसमें xi क्या था? इससे वेक्टर. It is displacement of center of mass of mi from axis. ये हम लोग किए थे. कैसे कहते थे? कोई भी बॉडी, इरेगुलर से बॉडी का सेंटर ऑफ मास निकालना है तो पहले इसको टुकड़े टुकड़े करो. ऐसा टुकड़ा करो कि हर टुकड़ा का सेंटर ऑफ मास आपको मालूम है. फिर हर टुकड़े के लिए मासेस को m1, m2, m3, m4 डेजिग्नेट करो. उनका एक्साई निकालो. हर एक टुकड़ा का सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस निकालो. प्रीवियस देखें हम लोग ये सब चीज़. फिर समेशन ऑफ m1 x1 बाई समेशन ऑफ m1, समेशन ऑफ mi xi बाई समेशन ऑफ mi द लोकेशन ऑफ सेंटर मास. यहाँ तक सबको बढ़िया से समझ में आया है? कोई कंफ्यूजन नहीं? आगे चलिए क्वेश्चन देखते हैं आज की क्लास के. 3 सिमिलर मासेस आर लोकेटेड अलोंग एक्स एक्सिस. फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास. 3 मास है. एक सिमिलर मास है. सिमिलर मास है तो मास दिया नहीं है. अस्यूम देम टू बी m each. ये है एक m है. एक रखा गया है कहीं -20 में, दूसरा 20 में, तीसरा 50 में. सोचने की तरीका अलग अलग है. ठीक है, मैं 2-3 मेथड में इसको करने की कोशिश करता हूँ ताकि आप स्मार्टली सोच पाओगे. क्योंकि आगे चल के आपको जब एंट्रेंस देना है ना, तब तो आपको MCQ देना है, तो थोड़ा स्मार्ट मेथड भी सीखना जरूरी है. फर्स्ट मेथड, कन्वेंशनल मेथड जो हम कहते हैं. चलो ये मासेस को नाम दे देते हैं. ये मास नंबर 1 है, ये मास नंबर 2 है, ये मास नंबर 3 है. हम कहेंगे m1 इज m एंड उसका करेस्पॉन्डिंग x1 distance of displacement of center of mass of m1 from y axis. क्योंकि हमको अच्छा बताओ, ये केस में आपका सेंटर ऑफ मास कहाँ रहेगा? x एक्सिस के ऊपर की y एक्सिस के ऊपर की कहीं xy प्लेन में रहेगा, कोई क्वाड्रेंट में रहेगा. ये समझ में आ रहा है? तो हमें कौन सा कोऑर्डिनेट निकालना है? x कोऑर्डिनेट की y कोऑर्डिनेट? ओनली x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट निकालने की जरूरत नहीं है. अच्छा, तो x1 क्या हो गया? m1 का x1 क्या था? डिस्प्लेसमेंट ऑफ
सेंटर ऑफ मास ऑफ m1 फ्रॉम हियर, क्या डिस्प्लेसमेंट इधर को है ना, कितना है -2, सो लाइक -2। बात समझ में आया? m2 क्या है, m2 भी तो m है और उसका x2 +2 है। m3 क्या है, m3 भी तो m है, सिमिलर मास है, उसका x3 इज 5। नाउ यू नो द डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम हियर। क्या हो जाएगा फॉर्मूला, -2m + 2m + 5m होल डिवाइडेड बाय m + m + m। क्या ये सबको समझ में आया? इट इज 5/3। समझ में आया क्या? 5/3 मतलब कोऑर्डिनेट क्या हो गया, 5/3, 0। समझ में आया? कोऑर्डिनेट हुआ, सो कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास इज 5/3, 0। ये हुआ पहला तरीका। थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ा, 3 चीजों को लेना पड़ा, थोड़ा और सोचो। सेकेंड मेथड सोचते हैं, लिखेंगे नहीं कि सोच लेंगे। ये भी m है, ये भी m है, तो दो मास अगर बराबर है, सेंट्रल मास कहाँ रहेगा, किसके पास, बीच में रहेगा। ये -20 में, ये 20 में, मतलब सेंट्रल मास कहाँ रहेगा, इन दोनों का सेंट्रल मास ओरिजिन में रहेगा। तो ओरिजिन में सोचो कि टोटल मास इज कंसंट्रेटेड एट ओरिजिन, कितना मास हुआ 2m। भूल जाओ इन दोनों को, भूल जाओ इन दोनों को, सोचो कि यहाँ पर 2m रखा है, कहाँ, ओरिजिन में। अब दो मास हो गया अपने पास, एक हो गया 2m एट ओरिजिन, तीसरा हो गया m एट 50। तो कैसे निकालेंगे, 2m इंटू डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ 2m फ्रॉम दिस लाइन, कितना होगा 0। 2m इंटू 0, 2m इंटू 0 प्लस 5m इंटू सॉरी m इंटू 5 डिवाइडेड बाई 2m प्लस m, हो गया ना 5/3। तो कैसे भी आप सोच सकते हो। क्या बात समझ में आया? आप अस्यूम कर सकते हो, इंस्टेड ऑफ दिस 2 मासेस यू कैन अस्यूम 2m मास इज लोकेटेड एट ओरिजिन, और इधर m मास है, 2 मास है, तो कैलकुलेशन और भी आसान हो गया, ओवरऑल भी हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? ठीक है, आगे फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ मास। अब इसका x y कोऑर्डिनेट निकालना है, तो इसके लिए पहले हमें टेबल बनाना पड़ेगा। m1 m2 m3 का करेस्पॉन्डिंग वैल्यूज, x1 x2 x3 y1 y2 एंड y3 निकालना है। m1 m2 m3, चलो इसको 1 मानते हैं, इसको 2 मानते हैं, इसको 3, किसी को ही मानने में क्या है। ये m हो गया, m2 हो गया 2m, और ये हो गया 3m, ये तीनों मिल गए। नाउ x1, क्या CD बताएगा मुझे x1 कितना होगा? x1 इज -2, वेरी गुड, सो इट इज -2। x2 कितना है, x2 ये सेकेंड मास है 4, और x3 कितना है 5, ये भी मिल गया। ठीक है, अब y1 y2 की बात है। y1 कितना है, इसका 0, y2 कितना है 4, और y3 इज -3, वेरी गुड, यू गॉट इट। अब x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, समेशन ऑफ mi xi बाय समेशन ऑफ mi। y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास इज समेशन ऑफ mi yi बाय समेशन ऑफ mi। क्या आप ये दोनों नहीं निकाल सकते? हो सकता है, दोनों मिल जाएगा। फिर कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू x, y। समझ रहे हो मैं शुरू में क्यों आपको इधर उधर की चीजें पढ़ा रहा था? मैं सिर्फ अपनी जरूरत की चीजें पढ़ा था, जो मुझे चाहिए आ गया। कोऑर्डिनेट निकालना आ गया, अभी हो गया ना। अच्छा, थोड़ा स्मार्ट थिंकिंग के लिए चेक करना चाहेंगे, कौन है जो बिना पेन एंड पेपर यूज किए मेरा क्वेश्चन खत्म होते होते बता देगा कि कहाँ है सेंटर ऑफ मास। ये है m, ये है 20, ये है 40, और ये है m, ये है 60, और ये है 80। बिना पेन एंड पेपर का बताओ लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। कोई बोला 1 मिनट, कोई बोला 50, एनी अदर?
पहले इन दोनों को जोड़ो, इन दोनों को जोड़ के एक बनाओ। क्या कितना है 2m, कहाँ है ये, कहाँ है 30 पे, और ये दोनों कहाँ बीच में रहेंगे, इन दोनों का बीच में कहाँ रहेंगे 70 पे। ये कितना है 2m, तो ये 2m है, ये 2m है, दोनों का बीचों बीच रहेगा कि नहीं रहेगा। ये 3 से 7 मतलब 4 यूनिट्स का डिस्टेंस है, तो ये कितना हो जाएगा 2 यूनिट, मतलब ये हो जाएगा 50। यही है स्मार्ट थिंकिंग। बात समझ में आ रहा है? कैसे कैसे करके आपको ओरली निकाल लेना है कि ये 50 में होगा। क्या मेरी बात पकड़ में आया सबको? आप चाहे तो M1 X1 कर सकते हो, बट दैट इज लेंथी प्रोसेस। ये ओरल हो गया है कि नहीं, है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर कोई यूनिफॉर्म प्लेट इज कॉल्ड एज शोन। कोई बड़ा सा प्लेट को इसे काट दिया गया। फाइंड डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम AB से डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालना है। यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगेगा। चलो इसको कहते हैं मास 1, इसको कहते हैं मास 2। चलो हम ऐसे करते हैं, थोड़ा ध्यान से देखना बेटा। M1 को M मानते हैं, क्या उसका करेस्पॉन्डिंग X1 बताओ। हम तो डिस्टेंस फ्रॉम ABC मतलब X कोऑर्डिनेट चाहिए ओनली, X1। M1 का डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम AB, सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम AB, सेंटर मास कहाँ होगा, यहाँ होगा। कितना होगा 1/2 प्लस और माइनस माइनस, क्योंकि हम डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं। समझ में आया? क्या सबको समझ में आया? M2 कोई बताएगा? इसका मास को M लिए हैं तो इसका मास क्या होगा? नो, ये एरिया कितना है 1 मीटर स्क्वायर, ये 9 मीटर स्क्वायर, तो ये इसका 9 टाइम्स होगा, 9 टाइम्स होगा ही नहीं। तो M2 को क्या लेंगे? क्या ये बात सबको समझ में आया? आ गया? X2 क्या है? X2 हो गया इसका सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम हियर, कितना है 1.5 प्लस और माइनस प्लस। अब डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास कोई भी निकाल सकता है, समेशन ऑफ MIXI बाय समेशन ऑफ MI। क्या मैं यहाँ पे छोड़ सकता हूँ? आगे की काम तो आसान है ना। समेशन ऑफ MI कितना होगा 9m प्लस M 10m। आप लोग घर में जाके कर लोगे, थोड़ा सा स्पेस छोड़ देना। सबको समझ में आ रहा है गौरव? हाँ चलिए, नाउ लुक एट दिस। ये क्वेश्चन में मैं आपको एक नया टेक्निक सिखाने वाला हूँ, नेगेटिव मास का। मास कभी नेगेटिव होता है क्या? नहीं होता है, फिर भी एक हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है, सीखेंगे तो जल्दी बनेगा। ठीक है, चलिए हम ये क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इसको मैं 2 अलग अलग तरीके से करूंगा और आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कौन सा मेथड आसान है। ये है हमारा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन में पूछा गया है, क्या पूछा गया है निकालने के लिए कि फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ मास। अच्छा, तो पहले हम क्या करते हैं, फास्ट मेथड। हम क्या करते हैं, इसको टुकड़े टुकड़े करते हैं। ऐसा टुकड़ा कि हर टुकड़ा का सेंटर ऑफ हमें मालूम, सेंटर ऑफ मास हमें मालूम हो, है ना। चलिए मैं अपनी आसानी से कहता हूँ, मैं कहता हूँ कि ये एक टुकड़ा है, हो गया। जितना कम टुकड़ा करेंगे उतना आसान हो जाएगा कैलकुलेशन। ये एक है, ये एक है। चलो इस मास को मानते हैं M1 और इसको मानते हैं M2। ये कोई एक प्लेट है, उसमें से एक टुकड़ा काट के निकाल लिया गया है M1। चलो M1 को मानते हैं M, कुछ होगा मास, उसका करेस्पॉन्डिंग X1 क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम X एक्सिस, है कि नहीं। अब यहाँ पर पूछा है कोऑर्डिनेट, Y एक्सिस दिया नहीं है तो Y कोऑर्डिनेट कैसे बताएंगे। तो ऐसे लिखते हैं, फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो देना चाहिए इसमें आपको Y एक्सिस भी तो देना चाहिए। ये हो गया Y एक्सिस। चलो मानते हैं कि ये Y एक्सिस नहीं देगा तो कैसे निकालो, क्योंकि Y एक्सिस के ऊपर डिपेंड करता है Y कोऑर्डिनेट कहाँ होगा। मैं ले लिया, ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिया हूँ। ये हो गया हमारा Y एक्सिस। अगर ये Y एक्सिस है तो है उल्टा लिख दिया। मजे ले रहे हो, मेरे बोलते नहीं हो ये X एक्सिस है, ये Y एक्सिस, उधर भी वही किया हूँ। अरे भगवान, इज्जत खा जाओगे तुम हमारे। ये हो गया Y एक्सिस, X एक्सिस। हाँ ये बात है। अभी X1, M1 का X1 कौन बताएगा। डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास M1 फ्रॉम हियर, ये यहाँ पे कहीं होगा। ये है 2, ये है 0.5, तो हो गया 2.5। और Y1 क्या होगा, ये हाइट
नहीं, ये पूरा है 2 तो ये होगा 1, है ना। ये बात समझ में आया, ये हो गया 1। M2 की बात है, कोशिश करेंगे कि गौरव बताएगा M2 को क्या मास लेंगे। अगर इसको हम लिए हैं M, सोचो बेटा ये एरिया कितना है, 2 मीटर स्क्वायर, और ये कैसे 3 हुआ, 6 मीटर स्क्वायर। ये हाँ इसलिए 3 बोला क्या, ओह यू आर सो गुड। सो इट इज कमिंग आउट टू बी 3M, क्योंकि ये हो गया 1 इंटू 2 मीटर स्क्वायर, और ये हो गया 2 इंटू ये हाइट है 3, हाँ ये 3 मीटर है, सॉरी ये 3 है, तो ये भी 3 है, ये भी 3 है, 3 मीटर है, तो ये हो गया 3 ये 2 6 मीटर स्क्वायर, इसका 3 गुना हुआ तो मास होगा 3M। वाह अच्छे सोचते हैं बच्चे हमारे, मस्त। क्या कोई मुझे x1 और y1 बता देगा? x1 कितना होगा, x1 होगा 1, x2 होगा 1, और y2 क्या होगा 1.5, हो गया। अब निकाल सकते हैं ना, x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा सेंटर ऑफ मास का, समेशन ऑफ mi xi बाय समेशन ऑफ mi। y कोऑर्डिनेट क्या होगा, समेशन ऑफ mi yi बाय समेशन ऑफ mi। इस मेथड में, ये हमारा स्टैंडर्ड कन्वेंशनल मेथड है और हम लोग निकाले, फिर भी इन्वॉल्व सम कैलकुलेशन। लेकिन कुछ केसेस आएंगे जहाँ पर ऐसे करना आपके लिए थोड़ा हो सकता है मुश्किल होगा। ठीक है, मैं आपको एक दूसरा मेथड भी बताता हूँ। अब सेंटर मास का कोऑर्डिनेट निकल गया, लेने सा कभी कभी मेरे तरफ भी देखो क्या हो गया। दूसरा मेथड देखिए, दूसरा मेथड को मैं दूसरे पेज पे करूंगा। दूसरा मेथड एक जानकारी होने से काफी मदद करेगा आपको, वो ये है, सोचो कि हम कहेंगे कि ये जो पूरा सिस्टम आपको दिख रहा है, दिस इज सेम एज, ये दिस इज सेम एज, कहेंगे कि यहाँ पर एक y एक्सिस है और यहाँ पर एक x एक्सिस है। देखो इसको थोड़ा सा मैं दूसरे तरीके से करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये कोई x एक्सिस है और ये जो चीज है स्क्वायर, ये जो स्क्वायर है वो पूरा ऐसा वाला एक स्क्वायर है, और इसमें से कुछ चीजें माइनस कर दिया गया है। क्या, ऐसा वाला एक स्क्वायर माइनस कर दिया गया है। आर यू गेटिंग? बात तो वही हुआ। इफ दिस मास इज रिमूव्ड फ्रॉम दिस बिग स्क्वायर, तो आपको ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा, है ना। इसको कहते हैं नेगेटिव मास कंसेप्ट। क्या है मैं बताता हूँ। सपोज जो निकाल लिया गया है उसका मास m है, सॉरी जो निकाल दिया गया है उसका मास m है, ध्यान से देखना, ठीक है, नया तरकीब है। तो क्या बता सकते हो बड़े का मास क्या होगा? 9m होगा, क्योंकि ये 1 इंटू 1 का है, 1 स्क्वायर मीटर तो m हुआ, तो ये 9 स्क्वायर मीटर तो 9m हुआ। चलो ठीक है, अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि माइनस करके लिखेंगे तो हमको आता नहीं क्या करना है, मेक इट प्लस, और इसको लिखो माइनस m। क्या बात समझ में आया? दिस इज हैविंग ए मास माइनस m, मास कभी नेगेटिव होता है क्या, हाइपोथेटिकल है। चलो इसका मास है माइनस m, तो इसका हुआ 9m, है ना। अब हमें ये दोनों मास का मतलब कैसे समझना है, अभी इसको समझना ये है कि ये जो चीज है, मैं इसको थोड़ा ऐसे करता हूँ, लेट मी, ये हुआ एक मास, ठीक है, और ये जो हुआ इसको यहाँ पे लाके रखता हूँ, बात तो एक ही हुआ। अब यहाँ पे दो मास है, एक है 9m वाला, एक -m वाला। बात समझ में आया क्या? हाँ, तो हम कहेंगे अगर m1 है, अगर हम कहेंगे m1 है 9m, तो उसका x1 क्या होगा भैया? इसका सेंटर यहाँ है, क्योंकि m1 क्या है, पूरा वाला है। ये पूरे वाले का, ये जो पूरा वाला है इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ रहेगा? यहाँ रहेगा। ये डिस्टेंस कितना होगा? 1.5, और y1 वो भी 1.5 होगा कि नहीं? ये डिस्टेंस समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो कुछ कुछ करोगे, आवाज करोगे कि नहीं करोगे? क्यों प्रधान? नहीं सर, अभी से हम पूं करेंगे, ऐसा नहीं। तो क्या हुआ ये 1.5। अच्छा m2 क्या है? -m, उसका x2
यहाँ से इसका डिस्टेंस कितना है? कितना है? 2.5 और y2 2.5 दिख रहा है? y2 भी 2.5 हुआ क्या? हाँ, ये भी 2.5 हुआ, भी 2.5। अब निकालना है फॉर्मूला हुई है समेशन ऑफ x कोऑर्डिनेट समेशन ऑफ mi/xi, सीधा लिखता हूँ 9m इंटू 1.5 प्लस माइनस m इंटू 2.5 बाय 9m प्लस माइनस m। बात समझ में आया? ऐसे भी कर सकते हैं और ये आसान था। बोलोगे सर पहला वाला जितना डिफिकल्ट लगा ये भी उतने ही डिफिकल्ट केसेस आएंगे, इसमें करोगे तो चुटकी में बनेगा, दूसरे केसेस में यू कैन नॉट डू, इट विल टेक ए वेरी लेंथी प्रोसीजर। क्या बात समझ में आया? केसेस देंगे, मैं आपको आगे आगे केसेस दूंगा जिसमें ट्रेडिशनल मेथड में करोगे तो लंबा हो जाएगा। क्या समझ में आ रहा है? हाँ, तो यहाँ से हम एक्स कोऑर्डिनेट पता कर लेंगे, सिमिलरली वाई कोऑर्डिनेट भी पता कर सकते हैं। शुड आई राइट इन डिटेल्स कि समझ में आ गया? समझ में आ गया ना? नेक्स्ट देखो, ये केस दिया हुआ है, ठीक है। अब इसमें निकालने में आपको दिक्कत होगा ट्रेडिशनल मेथड में, इसको आप नेगेटिव मास कंसेप्ट में ही कर सकते हो, नहीं तो हम कह सकते हैं, पूछा है व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ सेंट्रल मास फ्रॉम AB से डिस्टेंस पूछा है। पहले बताओ डिस्टेंस ऑफ सेंट्रल मास जो निकालेंगे वो पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा? क्योंकि अगर ये होल नहीं होता तो सेंट्रल मास बीच में आता, कुछ पार्ट रिमूव कर दिए। व्हेनेवर एनी मास इज रिमूव्ड फ्रॉम ए सिस्टम सेंट्रल मास मूव्स टुवर्ड्स द रिमूव मास और अवे फ्रॉम द रिमूव मास, तो मतलब वो इधर जाएगा, मतलब यहाँ से डिस्टेंस पॉजिटिव आएगा, नहीं? अच्छा, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव आएगा। चलो निकालते हैं। हाँ, आंसर मुझे नहीं मालूम मेरा बेटा, मैं कहाँ आंसर सोचा अभी तक। चलो ये हमारा केस हो गया, ये आई कैन कंसिडर और यहीं पे कर देता हूँ। चलो मानते हैं जो निकाला गया है वो m है, तो पूरा मास कितना होगा? सोचो, ये रेडियस कितना है? r, बड़े वाला का रेडियस 3r, छोटे वाला का एरिया πr², बड़े वाला का एरिया 9πr²। मतलब ये अगर मास m है तो पूरे का मास अगर होल नहीं होता तो क्या होता? 9m होता। समझ में आ रहा है? r² होता है ना, तो ये 9m। सोचेंगे कि एक 9m मास और एक -m मास को रखा गया है, काम खत्म। 9m मास के ऊपर हम एक -m को रख दिए, टोटल हो गया 8m, हो गया। अब m1 को हो 9m, कैपिटल M लिखते हैं। हाँ, तो उसका करेस्पॉन्डिंग x1 क्या होगा? 9m किसका है? पूरे का है। तो यहाँ से डिस्टेंस कितना है सेंट्रल मास ऑफ 9m का? 0। क्या बात समझ में आया? और दूसरा मास क्या है? -m है, तो आप कहोगे उसका x2 क्या है? इसका सेंट्रल मास कहाँ है? यहाँ है। यहाँ से डिस्टेंस कितना है? -r। हो गई कहानी? समझ में आया? तू आंसर पे ही जाओ, मेथड पे मत जा, क्योंकि पहले करके दिखाना है, क्रेडिट मिलेगा, सरफेसिंग उठेगा। समझने में ध्यान दो ना बेटा, करने के लिए बहुत कुछ मिलेगा। डोंट बी अंडर कंपटीशन, नाउ यू आर लर्निंग हियर। तो क्या हुआ? ये x2 = -r। तो अब डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास इज 9m इंटू 0 प्लस -m इंटू -r, है कि नहीं? बाय। क्या ये मेथड सबको समझ में आ रहा है? 9m -m कितना हो गया? ये 8m, तो हो गया ये -r/8 प्लस r/8। आया? सबको समझ में आया? नेगेटिव मास वाला कंसेप्ट अच्छा लग रहा है ना? समझ में आ गया तो बढ़िया है। तो एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ से कितना दूर पे होगा? सेंटर ऑफ मास इट इज डिस्टेंस r/8 पे होगा। सबको समझ में आया? चिन्मय को भी आया? द सिस्टम है, मैं हर एक क्वेश्चन में थोड़ा थोड़ा सा कंसेप्ट रखा हूँ ताकि आप सोचने की निकालना सबको आता है सेंटर मास का लोकेशन, थोड़ा कंसेप्ट दिया हूँ हर जगह में कि आपको क्लैरिटी मिले। द सिस्टम ऑफ 3 मासेस हैव सेंटर ऑफ मास एट 3, 4, ये 3 मास का सेंटर ऑफ मास यहाँ पर है। फिर यू शुड एड ए मास ऑफ 3m, अनदर 3 मास को जोड़ना है।
सो दैट सेंटर मास कम टू ओरिजिन। मतलब अभी तो ये तीनों का सेंटर मास यहाँ पे, कहाँ पे 3m को जोड़ेंगे, एक तीसरा मास 3m को जोड़ेंगे कहाँ पे कि सेंटर ऑफ मास ओरिजिन में आ जाएगा। पहले सोचो और बताओ कौन सा क्वाड्रेंट में हमें जोड़ना चाहिए, क्योंकि जहां पर जोड़ेंगे, अगर मैं यहाँ पे जोड़ देता हूँ तो ये इधर को शिफ्ट करेगा, यहाँ पे जोड़ता हूँ इधर को शिफ्ट करेगा, इसको शिफ्ट करना है इधर। दैट मीन्स दिस मास 3m is to be added somewhere along this line। वो पूछ लेंगे, नीचे 3 लाइन का इक्वेशन दिया रहेगा, along which line you should add a mass so that center mass will come to origin। तो इक्वेशन देखिए, आपको अभी लाइन इक्वेशन मालूम नहीं है ना, स्टेट इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन y इक्वल mx प्लस c और y इक्वल mx जो भी है, ये मालूम चल जाएगा तो पता चलेगा हाँ ये लाइन में जोड़ना है, ठीक, सेंटर ऑफ मास ओरिजिन पे आएगा। अच्छा कहाँ पे जोड़ेंगे? ट्रेडिशनल मेथड है कि चलो मानते हैं कि हम इसको xy पे जोड़ते हैं, सपोज xy पे जोड़ते हैं, फिर सबका सेंटर मास निकाल दें। अब इन लोगों का कोऑर्डिनेट दिया नहीं, सोचो भूल जाओ इन तीनों का सेंटर मास यहाँ पे, मतलब यहाँ पर क्या मास है 3m, तो दूसरा 3m कहाँ पर जोड़ेंगे कि सेंटर मास यहाँ पे रहेगा, ये जितना दूर पे ये उतने ही दूर पे जोड़ देंगे, उतने ही दूर पे जोड़ देंगे तो सेंटर मास बीच में रहेगा, इतने ही दूर पे जोड़ेंगे, ये जितना दूर पे ये उतना दूर पे, मतलब ये कौन सा कोऑर्डिनेट है -3 -4। अगर हम यहाँ पे 3m मास जोड़ते हैं देन सेंटर मास विल कम टू ओरिजिन। क्या बात समझ में आया? कुछ भी निकालने की जरूरत नहीं, सोच के समझ में आया, नहीं तो बाकी लोग सोचेंगे अरे कोऑर्डिनेट नहीं दिया है कैसे करेंगे। बात समझ में आया क्या? नेक्स्ट, 3 सिमिलर सिलिंडर्स ईच ऑफ रेडियस आर अरेंज्ड एज शोन। 3 तो सिलिंडर ऐसे रखा गया है, ठीक है। तो फाइंड हाइट ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम ग्राउंड, ये पूरा सिस्टम का सेंटर ऑफ मास का हाइट पता करना है। अब तीनों को m सिमिलर है, तीनों का मास बराबर ले सकते हैं। तो अब अगर तीनों को मैं 1 2 3 करके नेमिंग ऐसे देता हूँ भैया, तो आपको मालूम है कि इसका ये m1 का डिस्टेंस यहाँ से मालूम है, डिस्टेंस है m1 फ्रॉम मैं क्लास चलती जाती है, हम जिबूटी उठ जाओ बाहर उठ जाओ, आज होगा नहीं मंगलवार को हो क्लास हो कल ही देखिए। और एक क्लासरूम का पढ़ेगा, क्लास फिटिंग वाला काम वगैरह करते नहीं, ग्लास फिटिंग जो घर का फिट करी ग्लास वगैरह की घर का क्या बात समझ में आया? क्या बोला था मैं? ये बीच में आ जाते हैं लोग। हाँ, ये डिस्टेंस क्या था r। अब इसका सेंटर मास का भी डिस्टेंस भी तो मालूम है r। तकलीफ इसके साथ है नहीं, इसका सेंटर मास का डिस्टेंस पता चल जाएगा, काम में जाएगा, कितना आसान है। लेकिन आपको मालूम है कि अगर हम ये सारे पॉइंट को जोड़ेंगे, विल इट बी एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये और इस इक्विलेटरल ट्रायंगल की केस में, इस इक्विलेटरल ट्रायंगल की केस में ये एंगल कितना होगा, ये एंगल 30 डिग्री है ना, और ये डिस्टेंस कितना होगा 2r होगा ना, 2r। तो फिर ये हाइट कितना होगा, ये हाइट कितना होगा 2r cos 30। समझ में आ रहा है? चलो मैं इसको m1 लिखता हूँ, m1 इज y1 लिखना है क्योंकि हाइट पता करना है, y1 इज r, m2 इज m, m2 तो ये था ऊपर वाला, m2 की m है, y2 कितना है, ये टोटल डिस्टेंस ये नहीं। अच्छा यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है 2r cos 30 है कि नहीं, 2r cos 30, और ये डिस्टेंस कितना है r, 2r cos 30 प्लस r। समझ में आया क्या? सिमिलरली m3 क्या है, m3 है m, y3 क्या है, y3 है r। ये हाइट mi xi में दरवाजा बंद कर दो, खुल गया कैसे, पूरा बंद करो, क्लोज द डोर, बस आ जाओ। हाँ ट्रायंगल का सेंटर कैलकुलेट करके उसके साथ r वही बात है, सेंटर निकालोगे यहाँ पे सेंटर आएगा, फिर डिस्टेंस निकालना होगा, वो तुम्हारा मेहनत है।
जैसे भी कर सकते हो। तो मीडियन से होगा। हाँ वही तो मिलियन से हो जाएगा। यू हैव टू फाइंड आउट लोकेशन ऑफ दैट पॉइंट फ्रॉम हियर। हाँ सर। तो यहाँ से तुमको डिस्टेंस मिलेगा, क्या मिलेगा, ये डिस्टेंस मिल जाएगा। तीनों मीडियन अगर पहले ड्रॉ कर ले और फिर 1/3 करने से तो वो छोटा हाइट मिल जाएगा प्लस आप। हाँ तो सेंटर ये क्या होगा, ये होगा है ना, ये 1/3 होता है क्या? 2/3 वन ऊपर से, हाँ ऊपर से 2/2, ये 2/3, ये 1/3, फिर ये लेंथ तो पता करना पड़ेगा। हाँ वही तो हो रहा है, और क्या करें, वही हम कर रहे हैं। कैसे भी करो, यू आर थिंकिंग राइटली, नो वे, बट दैट वे हो सकता है कि ओरली कैलकुलेट नहीं कर पाओगे। मैं तो सिंपल मेथड में कर रहा हूँ। तुम ट्रेंगल निकालोगे, फिर ये लेंथ को निकालोगे, इसका 2/3 इधर गया, 1/3 इधर गया, 1/3 को इसके साथ जोड़ोगे, बात वही कर रहा हूँ, है ना। हाँ चलो जो भी, क्या हम M1, M2, M3 का सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट आपको ठीक ठाक बता पाए हैं? यस सर नो? क्या आप आगे आगे y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास बता सकते हो? यस, समेशन ऑफ mi yi बाय समेशन ऑफ mi। हाँ हमने सारा चीज को हम नहीं निकाला, आप लोग निकाल सकते हो जाएगा। हम क्यों निकाले, हो जाएगा, तो सिंपल सा चीज है। कैन एवरीवन डू इट? आगे, center of mass of the system is at 3, 4. What will be new position of center of mass if a 4 kg mass is added at origin? ये तीनों मास का सेंटर ऑफ मास कहाँ है? कोई एक पॉइंट में है, जिस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 3,4 यहाँ है। तो जब हम इसको एनालोगसली ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे, हम कहेंगे कि ये 3 + 2 + m क्या हो गया, 1, कितना हो गया, 7 हुआ ना, 6m। तो हम कहेंगे यहाँ पर रखा है कौन, 6m, भूल जाओ बाकी को, है कि नहीं। और you want to add a 4 kg mass at origin, तो origin पर तो 4 kg, क्या आप इसका सेंटर ऑफ मास नहीं निकाल सकते? चलो लेते हैं M1 is 4, x1 क्या होगा, what is x1? अरे जोर से बोलो, 0, y1 0, M2 हो गया, दिया है, हम लोग सबको कंसंट्रेट कर दिए एक जगह, 6m, 6m क्यों लिखे हैं? अच्छा इधर सब m लिख दिए, इधर kg लिख दिए, क्या वही गड़बड़ है? गड़बड़ है वहीं पे, ये m सब है ना, कैसे लिखेंगे, ये 1 kg, ये 2 kg, इधर सब m लिख दिए, उधर kg जोड़ दिए। या फिर हम ऐसे भी तो कर सकते थे, क्या, if a mass 4m is added, यहाँ पर एक ही को चेंज करो, बाकी हो जाए 4m mass is added, हो गया क्या, M1 is 4m, ये 6m, मैं कंफ्यूज तो नहीं कर रहा हूँ तुम लोग? हाँ तो उसका x1 6m का x1 3, y1 4, क्या हम x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास नहीं निकाल सकते? निकाल सकते ना। ये दिखने में हो सकता है कि चीजें डिफिकल्ट लग रहे हो, लेकिन कुछ नहीं है, गमी नहीं है, तुम से कितने लोग तो कर भी चुके हैं ना, बहुत बढ़िया। पहली बार सेंटर ऑफ मास के कॉन्सेप्ट को लिए सही तरीके से लिए बोल के कर पा रहे हो, अगर कंफ्यूज तरीके से जाएगा तो फिर गड़बड़ाओगे हर जगह। प्योरिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग विल हेल्प यू टू वर्क आउट फास्टर। हुआ, आगे बढ़े। सेंटर ऑफ मास तुम्हारा अभी क्लास 9 में, 10 में, कि कहाँ, कौन से क्लास में था? 9 में नहीं, 10 में भी नहीं, इसलिए नहीं पढ़ाते न्यूटन्स लॉ ढंग से। हम लोग ढंग से पढ़ेंगे न्यूटन्स लॉ, क्या बोले थे वो तो पढ़ेंगे। न्यूटन्स लॉ इज दैट लॉ दैट वाज सेड बाय न्यूटन, द फर्स्ट टाइम द लॉ सेड वाज फर्स्ट लॉ, thereafter the second law was said, at last the law said was third law, ऐसा। ये देखो, ये क्या हुआ है क्वेश्चन में, a thin uniform bar of length 6m was cut into 3 parts and the parts are symmetrically joined as shown. Find height of center of mass of from AB से हाइट निकालना है। तो चलो 3 मास ले लेते हैं, इनको मान लेते हैं, ये m है, मास 1 है, ये मास 2 है, ये मास 3 है। बस अगर हम किसी तरह से M1, M2, M3 का x1, y1, y2, y3 लिख देंगे तो हमारा काम बन जाएगा, है ना। थिन यूनिफॉर्म बार मतलब थिकनेस इज वेरी स्मॉल, तो M1 को ये है कितना, 1 मीटर,
इसको अगर m लेंगे, यूनिफॉर्म बार है, 1 मीटर लंबा को m ले ली, तो 2 मीटर लंबा 3 मीटर लंबा को 3m लेंगे, 2 मीटर लंबा को 2m लेंगे, सिंपल है। तो हम कहेंगे m1 हो गया m, उसका y1 कितना है, वो तो जमीन पे रखा है, इट इज हियर ऑन ग्राउंड। अच्छा m2 क्या है, m2 क्या है, ये क्या मास है, ये 3m, और उसका y2 इसका बीच में रहेगा, समझ में आ रहा ना, डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ 3m, सेंटर ऑफ मास बीच में रहेगा, कितना ये 1.5 मीटर। और तीसरा हो गया m3, उसका मास कितना है 2m, और उसका y3 3 मीटर। पूरा सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस यहाँ से पूरे के पूरे 3 मीटर। हुआ क्या, क्या हम y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास नहीं निकाल सकते, समेशन ऑफ mi yi बाय समेशन ऑफ mi, कर सकते हैं ना, तो मैं क्यों करूं, आप लोग कर सकते हैं। सेंटर ऑफ मास इजी है कि डिफॉल्ट है, इजी है ना, आगे पता चलेगा, आगे पता चलेगा कि सेंटर ऑफ मास चीज क्या है। कोई चीज रखा है, आप उसको यहाँ पे धक्का दोगे तो उसका मास F/m होता है, एक्सीलरेशन कौन सा पॉइंट का, क्या हर एक पॉइंट बराबर मूव करेगा, जब इसको ऐसे पुश करेंगे तो हाँ, तब सोचना पड़ेगा, सोचने में कितना दिक्कतें होंगे देखोगे, समझ में आ रहा है। कोई चीज रोल कर रहा है तो कैसे रोल कर रहा है, हाउ द सेंटर ऑफ मास इज मूविंग, वो सारी चीजें धीरे 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 सामने आपको आएगा। पहले क्लैरिटी तो हो जाएगी सेंटर मास कहाँ है, नहीं एक मोटी लड़की और एक पतली लड़की, सब कुछ ऐसे हाथ पकड़ के घूमते हैं ना, गोल 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 घूमते हैं, देखियो ना, ऐसे हाथ पकड़ के दोनों एक दूसरे को, लड़कियां ऐसे खेलते रहते हैं, हैव यू एवर ऑब्जर्व, नहीं देखियो, हाँ क्यों देखो, चलो मान लेते हैं गौरव और क्यों देखोगे लड़कियों को, छोड़ो, गौरव और हमारा चिन्मय दत्ता, एक 60 किलो का है, एक 40 किलो का है, दोनों ऐसे हाथ पकड़ के गोल गोल घूमेंगे, तो कौन ज्यादा मूव करेगा हर राउंड में, गौरव की चिन्मय, चिन्मय मूव करेगा, गौरव तो अपनी जगह ही घूमते रहेगा, लेकिन दोनों बराबर मास के होंगे तो यू मिस्ड इट, व्हाट आई सेड, पहला वाला में सर अगर एक से लाइट होगा तो वो राउंड से इतना सोचने की क्या जरूरत है, हम जो बोल रहे थे सुनना चाहिए था। हाँ, कोई मोटा मास और कोई पतला मास, दोनों को अगर पकड़ के घुमाएंगे, जैसे 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 मैं क्या बोला, थोड़ा थोड़ा कंसेप्ट डेवलप करो। मान लो कि बड़ा सा मास है, एक छोटा सा मास है, एक दोनों एक दूसरे के हाथ पकड़ के घूम रहे हैं, ऐसे पकड़ के घूमते हैं ना गोल गोल, कौन ज्यादा घूमेगा, कौन ज्यादा डिस्टेंस मूव करेगा एक राउंड में, पतले वाले कि मोटे वाले, पतले वाले, मोटे वाले अपनी जगह ही घूमते रहेगा, पर बहुत बड़ा है तो नहीं, ये बात है। और अगर दोनों बराबर मास के होंगे, पकड़ के घूमेंगे तो दोनों सेम घूमेंगे। क्या हो रहा है वहां पर, ऐसा क्यों हो रहा है, वो पूछेंगे ये कितना बड़ा सर्किल में घूमेगा, वो कितना बड़ा सर्किल में घूमेगा, वो आएंगे धीरे धीरे, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, खूब मूव कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है उसमें, वो सब मैजिक देखने के लिए फंडामेंटली थोड़ा आपको स्ट्रांग होना है, इसलिए तो पढ़ा रहा हूँ सेंटर मास वाला कंसेप्ट। ये कौन है, जय हिंद वाला, ये जय हिंद 3 कलर का आ जाता है। हाँ, तो ये हो गया सबका। अगला क्वेश्चन, 2 सिमिलर बार्स ईच ऑफ लेंथ L आर जॉइंड एज शोन, 2 बार है, दोनों का लेंथ L है, फाइंड x फॉर व्हिच ओनली एनी फोर्स F विल कॉज ए ट्रांसलेटरी मोशन ऑफ T। समझो पहले चीजों को, पहले हम समझते हैं कि क्या बोल रहा है ये बोल रहा है कि ये 2 सिमिलर बार है, उसको इसे ज्वाइन कर दिया गया। सोचो कि ये कोई एक बार है ऐसे, अगर आप इसको कहीं भी एक पुश कर दोगे, डू यू थिंक इट विल गो स्ट्रेट लाइक दिस, क्या ये ऐसे पुश करने से, क्या ये पुश करने से ऐसे जाएगा, नो, क्या हो जाएगा, तो घूम जाएगा, नहीं घूम जाएगा। अच्छा, अगर यहाँ पर पुश करने की जगह यहाँ पर पुश कर देंगे तो कैसे घूमेगा, क्लॉकवाइज कि एंटी क्लॉकवाइज, सीधा तो नहीं जाएगा। बोले कहाँ पे पुश करेंगे भैया बताओ कि सीधा जाएगा, वाई, क्योंकि सेंटर मास का चैप्टर चल रहा है, तो सेंटर मास क्यों, सोचना कि जब आप पुश करोगे वो एक्सीलरेट करेगा तो स्यूडो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। स्यूडो फोर्स कहाँ पे आता है, एट द सेंटर ऑफ मास इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन, मैग्नीट्यूड होता है ma, पढ़े ना। अब सोचो कोई बॉडी के ऊपर मैं मान लो यहाँ पे पुश करना, समझने की कोशिश करना बेटा,
मैं यहाँ पे पुश कर रहा हूँ तो उसके ऊपर स्यूडो फोर्स आएगा। कहाँ आएगा? मान लो कि इसका सेंटर मास यहाँ है तो यहाँ आएगा। तो ऐसे कोई बॉडी को इधर को खींचोगे और इधर को पुश करोगे तो ये सीधा जाएगा क्या? तो घूम जाएगा। कैसे घूमेगा? क्लॉकवाइज क्या एंटी क्लॉकवाइज? और अगर मैं इस पॉइंट से ऊपर कहीं पुश कर दूं तो इस पॉइंट से ऊपर कहीं पुश कर दूं तो ये कैसे चलेगा? क्लॉकवाइज। तो कहाँ पे पुश करने से ये सीधे चलेगा? अगर यहीं पे ही पुश कर देंगे। आर यू गेटिंग? सो यू हैव टू पुश एट द सेंटर ऑफ मास। कॉन्सेप्ट समझ में आया? अदरवाइज द स्यूडो फोर्स विल मेक इट टू रोटेट, है कि नहीं? तो व्हेन यू आर मूविंग दिस इज अंडर एक्सीलरेटेड मोशन। हम इक्विलिब्रियम की बात करेंगे तो एक्सीलरेटेड मोशन में एक्सटर्नल फोर्स के साथ साथ स्यूडो फोर्स दिखाने की जरूरत होता है। स्यूडो फोर्स आता है एट द सेंटर ऑफ मास। So if pseudo force and my force are equal and opposite and acting along same line, then only it will be in translatory equilibrium. लगेगा ऐसा, है कि नहीं? तो क्या लिखेंगे? जिसको कहेंगे डायनामिक इक्विलिब्रियम। हाँ, so the pseudo force, inertia force acts at center of mass. So if F is applied at center of mass, the body or the T will move, will have a translatory motion. लॉजिक समझ में आना चाहिए। क्या बात समझ में आया? इसका मतलब सो x इज और स्मॉल x, जो स्मॉल x लिखा है क्वेश्चन में वो स्मॉल x क्या है? दिस स्मॉल x इज डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम बॉटम। तो हमें यहाँ से सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस निकालना है। कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला कहता है कि m1 x1 प्लस m2 x2 बाई m1 प्लस m2, और बाकी की चीज आपको बढ़िया से आता है। चलो हम इसको 1 कहते हैं, इसको 2 कहते हैं। सिमिलर मास है, m1 अगर m हुआ तो ये x1 कितना हुआ? L/2 हुआ कि नहीं हुआ? m2 अगर m हुआ तो उसका डिस्टेंस क्या हुआ? L डिवाइडेड बाय जी का क्वेश्चन। समझ में आया? किसी यूज है? धीरे धीरे छोटा छोटा से एक दो यूज दिया हूँ, ज्यादा यूज नहीं दिया, ज्यादा यूज करेंगे हम लोग आगे आगे। क्या बात समझ में आया? ये कौन है? नेक्स्ट, 3 similar slabs each of length L are kept on a table with equal overhang A। ये हर एक स्लैब का लेंथ है L। चलो ये स्लैब्स है और इस सबका लेंथ है L, ये सबका लेंथ है L ऐसा, ठीक है। और हर एक स्लैब ये पहला टेबल के ऊपर रखा है, बाहर निकला हुआ A, उसके ऊपर वाला उसके ऊपर रखा है और निकला है A, ये इसके ऊपर वाला इसके ऊपर रखा है और निकला है A। हर एक स्लैब का लेंथ L है। क्या चिन्मय के समझ में आया? मैं समझाया नहीं तो कहाँ समझ में आएगा? क्या क्या नहीं समझ में आया बताओ? वही तो बोल रहे हैं, थोड़ा थोड़ा से निकाल के रखेंगे तो गिरेगा? 1 सेंटीमीटर निकाल के रखेंगे, गिरेगा? नहीं गिरेगा। नहीं, मान लो कि पूरा लंबा है 5 मीटर, हम 1 सेंटीमीटर निकाल के रखेंगे, गिरेगा? नहीं गिरेगा। वही तो पूछा है कि कितना मैक्सिमम निकाल के रख सकते हैं ना गिरते हुए। समझ में आ रहा है? कितना मैक्सिमम निकाल के रख सकते हैं ताकि गिरेगा नहीं, है ना? क्वेश्चन समझ में आ गया? अच्छा, तो यहाँ पे थोड़ा सोचने वाली चीज ये है कि जैसे ये पेन मेरे हाथ पे रखा है, मैं पेन को इधर को पुश किया तो पेन मेरे हाथ पे रहा आराम से, थोड़ा और पुश किया तो क्या हो गया? अब गिर रहा है। कब गिर रहा है? क्यों गिर रहा है? जब पेन मेरे हाथ पे था, सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाज ऑन माय हैंड, तो नॉर्मल रिएक्शन मेरे हाथ दे रहा था, और नॉर्मल रिएक्शन और वेट बोथ वेर इक्वल ऑपोजिट, नो डाउट, बट दे वर एक्टिंग अलोंग सेम लाइन आल्सो। लेकिन अगर मैं इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी को बाहर निकाल दूंगा, क्या वहां पे नॉर्मल रिएक्शन लग सकता है? नहीं लग सकता है, तो गिरेगा। तो कितना मैक्सिमम निकल के रहेगा ताकि सेंटर ऑफ मास कम्स टू द एज ऑफ दिस हैंड और दिस पाम,
समझ में आया क्या? सेंटर ऑफ मास पाम से बाहर निकला तो भ्राम से गिरा। तो ये तीन चीज गिरेंगे कि कोई अकेला गिरेगा? तीन चीज गिरेंगे। तीन चीज गिरेंगे तो ये जो तीनों का सेंटर ऑफ मास है, ये तीनों का जो सेंटर ऑफ मास है, ये तीनों का जो सेंटर ऑफ मास है वो कहाँ होना चाहिए? एट मोस्ट इट मस्ट बी समवेयर ऑन दिस लाइन। अगर सेंटर ऑफ मास इस लाइन से बाहर निकल गया तो भ्रूम करके गिरेगा। किसका? एक का कि दूसरे का कि तीसरे का कि पूरे का? पूरे का, है ना? तो पूरे का सेंटर ऑफ मास शुड नॉट क्रॉस द पॉइंट पी। तो लिखेंगे फॉर मैक्सिमम ए टू अटेन इक्विलिब्रियम, ये यहां पर एक लाइन लेता हूं मैं, ए बी नाम देता हूं। डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम ए बी शुड बी कितना? ये लेंथ है कि नहीं? कितना है? L माइनस ए। मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ सेंटर मास फ्रॉम हियर शुड बी L माइनस ए। चलो निकालते हैं तीनों का सेंटर मास का डिस्टेंस क्या है और उसको L माइनस ए के साथ इक्वेट कर देते हैं। ठीक है, क्या मैं समझा पा रहा हूँ? हाँ, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा इस फिगर को लेके चलें क्योंकि ये हमारे काम का चीज है। अब तीन मास को मैं कहूं कि ये मास नंबर 1 है, ये मास नंबर 2 है, ये मास नंबर 3 है। फर्स्ट मेथड M1 हो गया कितना? M सिमिलर स्लैब है और उसका x1, M1 का x1, ये है M1, इसका सेंटर मास कहाँ होगा? यहाँ पे होगा। x1 इज दिस टोटल डिस्टेंस। अगर ये A निकला हुआ है तो इधर A का गैप होगा, ये होगा, ये भी A का गैप होगा कि नहीं होगा? तो यहाँ से यहाँ तक हुआ 2A और यहाँ से यहाँ तक हुआ L/2, सो इट इज 2A प्लस L/2। M2 ये भी तो M है, उसका करेस्पॉन्डिंग x2 क्या होगा? इसका सेंटर मास यहाँ पे कहीं होगा, इट इज A प्लस L/2। तो लोग बोलोगे तो मुझे लगेगा कि तुम लोगों को समझ में आ रहा है। क्यों प्रधान? M3 क्या हो गया? वो भी M और उसका डिस्टेंस x3 क्या होगा? ओनली L/2। अब हम डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे M1 x1 प्लस M2 x2 प्लस M3 x3 बाय M1 प्लस M2 प्लस M3, M1 प्लस M2 प्लस M3। निकाल के देखो तो कितना आ रहा है? बोलो कितना आ रहा है? वैल्यू कितना आ रहा है? कितना आया? इज इट कमिंग L/2 प्लस A, क्योंकि नीचे 3M है। हाँ सर हम लाइन P को भी तो ओरिजिन मान सकते हैं। हाँ कहीं भी मान सकते हो। इसमें क्या, इसका नेगेटिव आएगा, इसका पॉजिटिव आएगा, किधर भी ले लो। आपको अगर इसको ए बी ले लेते तो बोलते डिस्टेंस ऑफ सेंटर मास फ्रॉम हियर शुड बी 0। मैं यहाँ से ले लूँ, कहीं से भी ले लो। मैं यहाँ से लूंगा तो डिस्टेंस को क्या कहूँगा? L माइनस ए। तो क्या ये चीजें समझ में आया? देखो तो L/2 प्लस A आ रहा है, A प्लस L/2 ये आया। अब हम लोग इतना मशक्कत करके किए, अस्मित कैसे बोल रहा है? सोचो, वो बोल रहा है कि ये जो आपका 3 मास है वो तीनों मास बराबर है कि नहीं? ये क्या है? नहीं, ये इनको क्यों पकड़ रहा है? अच्छा इसको पकड़ लिया। अरे हाँ एक मिनट, अच्छा ऐसे सोचो, यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ दोबारा। ये हुआ एक येलो वाला एक, और ये हुआ दूसरा उसका नीचे, ये हुआ तीसरा उसके नीचे। ये 3 है ना, इनका सेंटर ऑफ मास हम निकाले थोड़ी देर पहले, निकाले कि नहीं? थोड़ा सिमेट्री देख के आपको पता नहीं चल रहा है क्या सेंटर मास कहाँ होगा? वेयर विल बी सेंटर ऑफ मास? एट द सेंटर। अरे होगा कि नहीं होगा? सिंपल, इतना मेहनत करने की क्या जरूरत था? अच्छा तो फिर ये डिस्टेंस कितना है? क्योंकि पूरा डिस्टेंस कितना है इस एंड से उस एंड तक? L प्लस 2A,
ये क्या हो जाएगा L प्लस 2A का आधा। तो इसे निकालने की क्या जरूरत है, समझ में आ रहा ना मैं क्यों निकाला, क्योंकि ट्रेडिशनल वे में जानना चाहिए। इसका सेंटर मास तो यहाँ है, तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम हियर इज L प्लस 2A/2। क्या आप लोगों को ये स्मार्ट थिंकिंग पच रहा है? हाँ, मैं इसलिए बता रहा हूँ दोनों, ताकि आपको पता चले कि किसमें क्या है। ये है सेकंड मेथड। अब यहाँ से पूरे का सेंटर मास का डिस्टेंस हुआ L/2 प्लस A, और ये मैक्सिमम कितना हो सकता है? थोड़ी देर पहले हम लोग देखें कि मैक्सिमम कैन बी L-A, सो दैट्स मस्ट बी इक्वल टू L-A। समझ में आया? 10 L/2 प्लस A शुड बी इक्वल टू L-A। क्यों? क्योंकि हम मैक्सिमम A की बात करें जब वो जस्ट गिरने वाला है। यहाँ से पता चल गया कि A इज L/4 आया क्या? A इज L/4। मैक्सिमम L/4 निकाल के रख सकते हैं, ज्यादा निकालेंगे तो गिर जाएगा। क्या बात समझ में आया? इज इट अंडरस्टूड? तो यहाँ पर टोटल ओवरहैंग कितना हुआ? देखो तो क्वेश्चन में टोटल ओवरहैंग हुआ 3A, और A का वैल्यू है L/4। कितना मैक्सिमम निकला? 3L/4 है नहीं? अगर 5 होते तो कितना मैक्सिमम निकाल सकते हैं? सोच के बताओ। 5 सिंगल slabs are kept on this with equal overhang. What can be maximum overhang or total? 5 होता तो क्या करते? सोच लो। L प्लस 5A/2 का आधा must be equal to L-A। अरे यार, समझ में आया ना? क्वेश्चन ये फंडामेंटल है, इसके ऊपर बन के दूसरे क्वेश्चन बन सकते हैं। समझ में आया? चलिए, आपको कितना समझ में आया जानने के लिए लेट मी गिव यू ए क्वेश्चन। हियर इज ए स्टील ड्रम। ये स्टील ड्रम है, ठीक है? ये एक स्टील ड्रम है, और इस स्टील ड्रम में दिया है कि कहाँ गया, यहाँ तक पानी भरा हुआ है। वाटर इज फिल्ड अप टू दिस, ठीक है? और कितनी केजी पानी है इसमें? पानी इसमें है 20 kg वाटर, और ये हाइट दिया हुआ है समथिंग लाइक 30 सेंटीमीटर हाइट। और क्वेश्चन क्या दिया है? मास ऑफ ड्रम इज 10 kg and its height is 60 centimeter. If it is half filled with 20 kg water, find height of center of mass। क्या आप लोग इसको कर सकते हो? स्टील ड्रम में पानी रखा है, बताओ इसका सेंटर ऑफ मास कितने हाइट तक है? अगर ये प्लास्टिक का होता और लाइट मास, नेग्लिजिबल मास का होता, कौन? ड्रम, तो सेंटर मास का होगा, पानी ही तो मास है, उसका सेंटर में 15 सेंटीमीटर काम निकल जाता। लेकिन स्टील ड्रम है, उसका भी अपना मास है ना? तो कहाँ है सेंटर ऑफ मास? निकालो, कोशिश करें, देखिए क्वेश्चन देख लो, यू कैन डू इट। जिसका हो गया हाथ उठाओ, डोंट टेल द आंसर, लेट एवरीवन डू इट। आंसर ओरली निकल जाना चाहिए। देखिए
सोचो सोचो, हाइट ऑफ सेंटर ऑफ मास कहाँ से? हाइट मतलब तो ग्राउंड से ही नापते हैं, समझ में आता। हो गया, कितना हुआ? 20 देखा, सबका हुआ 20, क्योंकि यहाँ पर दो मासेस पड़े हैं भैया। एक मास है स्टील ड्रम का जो है 10 kg का, कितना अच्छा है, और उसका हाइट फ्रॉम ग्राउंड सेंटर ऑफ मास का, क्योंकि टोटल हाइट है ये आपका 60 सेंटीमीटर, तो ये होगा 30। दूसरा मास है 20 kg का पानी और उसका हाइट x2 कितना है, ये 20 कितनी, तो 15 सेंटीमीटर। तो डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम ग्राउंड इज 10 into 30 plus 20 into 15 by it is coming out with 20 सेंटीमीटर। क्या बात समझ में आया? चलिए, तो सेंटर ऑफ मास के बारे में काफी कुछ जानकारी हासिल हो गया। अब थोड़ा इससे ऊपर चलते हैं, ठीक है? चलिए। सर वो जो स्लैब ऐसे अरे ये क्या हाँ सर वो जो स्लैब का ओवरहैंग वाला केस था, सर उसमें अगर हम ज्यादा मास मतलब स्लैब्स ऐड करते जाएंगे तो वो जो मैक्सिमम ए भी तो कम होता ऑब्वियसली। अच्छा, अभी क्या हुआ, कोई एक सिस्टम में मान लो कि यहाँ पर ऐसे एक मास रखा हुआ है, यहाँ पर एक मास रखा हुआ है, यहाँ पर कहीं एक दूसरा मास पड़ा हुआ है, और इनका सेंटर ऑफ मास हम निकाले तो कहीं मिला, मान लो कि यहाँ है सेंटर ऑफ मास, डिपेंडिंग अपॉन देयर मासेस एंड देयर पोजीशंस, है ना। अभी अगर ये मास अपनी जगह बैठे हुए हैं तो सेंटर ऑफ मास यहाँ पे। सपोज ऐसा कुछ हुआ कि ये मास सबको में थोड़ा थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिया, इसको इधर कर दिया, इसको इधर कर दिया, इसको इधर कर दिया, तो क्या सेंटर मास अब भी वहीं रहेगा, जगह बदल जाएगा। तो इफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ ईच इंडिविजुअल मास इज गिवन, व्हाट विल बी डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास, सेंटर मास का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, बात समझ में आया? इफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ ईच इंडिविजुअल मास इज गिवन, व्हाट विल बी डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक है? तो कोशिश करते हैं वही जानने की। तो पहले मैं क्या करता हूँ, सारे मासेस को सेम डायरेक्शन में लेता हूँ ताकि आपको समझाने के लिए आसान रहेगा। ये मूव कर गया डेल्टा x1, ये मूव कर गया डेल्टा x2, है ना, ये मूव कर गया डेल्टा x3। फिर अगर हम उल्टे लेंगे तो किसी को नेगेटिव ले लेंगे, जिसको उल्टा लेंगे उसका डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव ले लेंगे, समझने में आसान होगा। और चलो मानते हैं कि ये जो पहला मास है इसका डिस्प्लेसमेंट यहाँ से है x1, ये था x1, ये x1 था, और ये था x2, ये था x3, ऐसे करके तीनों की डिस्प्लेसमेंट थे। कैपिटल x1 मतलब ओरिजिनल डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम हियर, समझा रहे हैं? फिर इसके बाद स्टेटमेंट में लिख देंगे कैपिटल x1, समझना जरूरी है। ऐसा होता है करके फॉर्मूला दूंगा तो हो सकता है तुम फॉर्मूला रट के आंसर निकाल दोगे, लेकिन कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, कोई आपको डेरिवेशन तो पूछने वाला नहीं है, समझना है। x1 हो गया इसका। अभी जो ये पॉइंट है उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, मान लेते हैं कि ये पहले था पोजीशन, क्या था, ये x1 था, सेंटर ऑफ मास का पोजीशन ये था x1। अब सबको डिस्प्लेस करने के बाद कुछ दूसरा हो जाएगा, है कि नहीं? मान लो ये था कौन सा डिस्टेंस, x1, और फिर बाद में क्या किया, जैसे इधर उधर डिस्प्लेस कर दिए, पता चला कि सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कुछ हो गया, सपोज ऐसे हो गया, ये था पहला पोजीशन, ये हो गया दूसरा पोजीशन, ठीक, ये था पहला पोजीशन और ये हो गया दूसरा पोजीशन सेंटर ऑफ मास का, मतलब ये डिस्टेंस है x2। अगर हमें x2 मिल जाएगा, x1 मिल जाएगा, x2 माइनस x1 कर देंगे तो हमें मिल जाएगा व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? दिस इज व्हाट इज वी वांट टू फाइंड आउट। क्या है ये, d कैपिटल X। कितना सरक गया, बात समझ में? तो x2 निकालते हैं, x1 निकालते हैं, x2 माइनस x1 कर देंगे। x1 क्या है भाई, x1 इज m1, 3 लेके क्यों ज्यादा लफड़े में फंसे, 2 में से समझ में आ रहा है, नहीं लंबा लंबा लिखना पड़ेगा। अब ठीक है, 2 से कर लेते हैं। तो x1 क्या हो गया, m1 x1 प्लस m2 x2 बाई m1 प्लस m2, ये था x1, था कि नहीं? कोई बताएगा व्हाट इज x2? इट इज m1 इंटू, अब ये डिस्टेंस कितना है, x1 प्लस dx1, है कि नहीं?
प्लस m2 x2 प्लस dx2। क्या मैं समझा पा रहा हूं? बाय समेशन ऑफ m1 प्लस m2। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास जो कि x2 माइनस x1 है, क्या दिख रहा है आपको? थोड़ा सा देखो तो, दिस माइनस दिस करेंगे, ये तो कॉमन है, m1 इंटू x1 प्लस dx1 माइनस m1 प्लस m1 इंटू x1, क्या हो जाएगा? ओनली m1 इंटू dx1। क्या बात समझ में आ रहा है? x2 माइनस x1 करोगे, एक्सपांड करोगे और माइनस करोगे, विल यू नॉट गेट समथिंग लाइक, देखो ध्यान से समझ में आना चाहिए, m1 dx1 प्लस m2 dx2 आएगा कि नहीं आएगा? देखो ये हो गया फॉर्मूला, समझ में आ रहा है? If individual masses are given displacements dx1, dx2, dx3, etc., then the displacement of center of mass is given by m1 dx1 plus m2 dx2। ये क्या हो गया? It is displacement of और center of mass। center of mass कितना डिस्प्लेस कर जाएगा? m1 dx1 plus m2 dx2 by m1 plus m2। अब इसमें से dx1 इधर को गया तो पॉजिटिव हो सकता है, इधर आया तो नेगेटिव हो सकता है कि नहीं? अगर मान लो कि ये मास को इधर लेने की बजाय m2 को इधर लेने की बजाय इधर ले आते तो dx2 की जगह क्या लिखते? नेगेटिव लिखते, क्योंकि दे आर ऑल स्मॉल डिस्प्लेसमेंट्स, है ना? तो क्या कंक्लूजन मिला? हाँ, ऊपर नीचे होगा तो अकॉर्डिंगली वाई कोऑर्डिनेट में डिस्प्लेसमेंट देखेंगे, डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है? असलियत तो क्योंकि मैं आपको वेक्टर का पूरा चीज नहीं बताया ना, इसलिए पूरा चीज नहीं कर पा रहा हूँ। टेढ़ा मान लो कि ऐसे जाएगा, कोई जरूरी है ऐसे जाएगा तो हाँ दोनों बढ़ेगा, उसको रेक्टेंगुलर फॉर्म में करते हैं। तो चीजें छोड़ देते हैं, जब थोड़े और बड़े हो जाओगे तब तो समझ में आएगा, ठीक है? जानबूझ के कुछ चीजें छोड़ रहे हैं। मान लो कि एक मास इधर को गया, एक मास इधर को गया, तो फिर तभी तो सेंटर मास बदलेगा। अब इसका dx1 उसका dy1 है कि नहीं? तो ऐसे करके निकालना पड़ेगा। एनीवे विल सी टू इट। तो क्या लिखे? इफ masses m1 m2 m3 etc. are given displacements dx1, remember they are all vectors, dx2 and dx3 etc. respectively, then बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूटन लॉ की तरफ पहला स्टेप जा रहे हैं हम लोग, रेस्पेक्टिवली then center of mass displaces by dx। क्या है फॉर्मूला? समेशन ऑफ mi dxi by समेशन ऑफ mi। क्या है कोई इंटेलिजेंट जो मुझे बताएगा व्हाट इज dxi? करेक्टली बताएगा। डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ mi, उसका सेंटर मास कितना डिस्प्लेस कर गया? बात समझ में आ रहा है? जैसे मान लो मैं कहूँ कि ये हमारा y एक्सिस है, ये x एक्सिस, यहाँ पर एक डंडा ऐसे पड़ा था, एक डंडा ऐसे पड़ा था। आप सेंटर मास का कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो, नहीं निकाल सकते हो। अब क्या हुआ कि मैं सेंटर मास नहीं है, अगर मैं ये जो डंडा था ऐसे खड़ा हुआ, इसको मैं क्या करता हूँ, मैं इसको इसे घुमा के ऐसे कर देता हूँ, क्या सेंटर मास का पोजीशन बदलेगा कि नहीं बदलेगा? बदलेगा? नहीं बदलेगा, क्योंकि उसका सेंटर मास जहाँ था वही है। Are you getting? As long as the position of center mass is not changing, center mass overall displacement नहीं होगा। समझ में आया? नहीं आया। देखिए ये जब ऐसा था, इस पोजीशन में था, तो सेंटर मास का पोजीशन जहां था पूरा सिस्टम का, जब मैं इसको इस पोजीशन में ले आऊंगा, सेंटर मास का पोजीशन वही रहेगा कि नहीं? क्योंकि इसका सेंटर ऑफ मास में कोई बदलाव नहीं हुआ है, जहां था वही है, तो सेंटर मास वही रहेगा। समझ में आ रहा ना? इसीलिए जो हमारा dxi है, ध्यान रखना बेटे, बहुत सारे मिसकंसेप्शन भरे हुए मार्केट में, वो भर देंगे ऐसे कि बाद में आपको पता नहीं चलेगा कि व्हाई दिस एप्पल इन द टोटल कैरेट हैज रिटर्न्ड। पता नहीं चलेगा क्यों, मैं कब खराब हो गया, सब तो अच्छे थे। समझ में आ रहा ना? तो जो xi क्या है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ इंडिविजुअल मास m1। समझ में आ रहा? तो dxi क्या हो गया?
displacement of center of mass of mi। समझ में आया? एक क्वेश्चन करके देखते हैं, एक क्वेश्चन करके देखते हैं। masses 4 kg, 2 kg and 1 kg are located on x-axis। क्या बात समझ में आया? If 4 kg is displaced to right by 5 centimeter, 3 kg is displaced to left by 2 centimeter, and 1 kg is displaced to right by 5 centimeter. Find change in position of center of mass। क्या आपको क्वेश्चन समझ में आया? तीनों मास पड़े हुए थे एक्स एक्सिस पे, तीनों को थोड़ा थोड़ा डिस्प्लेस कर दिया गया, किसको राइट को, किसको लेफ्ट को, है ना? चलिए पहले वैल्यूज लिखते हैं, समय कम है, ठीक है। फाइंड चेंज इन पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो इसको जरा छोटा करें, ये इसको बजा के इधर ले लें। ना सी है, हुआ यूं है कि M1 क्या मास था भैया? 4 kg। M2 क्या मास था? इट वाज 2 kg and M3 was 1 kg। Now I write about dx1 क्या है? Displacement of center of mass of 4 kg। Center of mass displacement 4 kg। 4 kg displaced to right को गया तो in the direction of positive x axis गया, है ना? तो क्या लिखेंगे? +4 की -4 लिखेंगे। कितना गया है? 5 सेंटीमीटर, तो लिखेंगे +5। dx2 के बारे में आपको क्या कहना है? It is displaced to left by 2 सेंटीमीटर, तो क्या लिखेंगे? -2। यस, बढ़िया। और dx3 के बारे में क्या लिखेंगे? +5। ये इधर गया तो ये हो जाएगा +5, ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास फिर से लग गई, इसमें मिली थी 100 रुपया। आंसर निकालेंगे, देखोगे बीच बीच में कुछ बोल लगाऊंगा तेरे नाम 50 मिली होना चाहिए। हुआ समझ में? कितना है आंसर? तुम लोग मेरे से पहले कर चुके हो, मैं बेकार के यहाँ पर बकवाट कर रहा हूँ, तुम लोग सारे आंसर निकाल के बैठे हो। हाँ लड़ो उसके साथ लड़ो, दोनों एक दूसरे को मार पीट के खून निकालो। मैं जाऊंगा FIR देने। तो क्या हो गया? dx का वैल्यू हो गया 4 × 5 प्लस 2 × -2 प्लस 1 × 5। सर क्वेश्चन में पहले है 4 kg 2 kg 1 kg, बट फिर आप लिखे हो 4 kg 3 kg 1 kg। 3 kg लिखा हूँ क्या? कहाँ 3 kg लिखा हूँ? इधर तो 2 kg लिखा हूँ। 3 kg में जबरदस्ती लिख दिया तुम लोग। अरे प्रिंटिंग मिस्टेक नहीं हो सकता है क्या? प्रिंटिंग मिस्टेक तो होता है ना। ये 2 kg अभी ठीक है, ठीक करो, चलो ठीक है। इसलिए तुम लोग क्यों मेरे से पहले करते हो? डिवाइडेड बाय 4 + 2 + 1। 4 + 2 + 1 क्या आया? 20 + 5, 25 - 4 is 20, it is 3 + 3 आया, means center of mass is displaced to right or to left? 3 centimeter to right, 3 सेंटीमीटर आया। देखा? देखो गुरु के साथ कभी लड़ाई मत करना। गुरु वो चीज हो कैसे कैसे करके जीत जाता है, क्या क्या करके जीत जाता है। एक लड़के ने एक गुरु के साथ वो सोड़ कैसे चलाते हैं, सोड़ समझते हो ना?
तलवार कैसे चलाते हैं सीखने गया, और जब बोला कि मैं सबसे अच्छे गुरु के पास जाऊंगा, जो पूरा दुनिया के सबसे अच्छे गुरु हैं उनके पास जाऊंगा, तो गया। जंगल में रहते थे, 60-70 साल के एक बूढ़े गुरु थे, लेकिन तब वो वर्ल्ड का नंबर 1 थे, ठीक है, वर्ल्ड का नंबर 1। उनके साथ तलवारबाजी कोई नहीं कर सकता। लड़का बोला उनके साथ सीखता हूँ। लड़का 20-25 साल का गफूर जवान है ना, गया, बोला उनके साथ सीखा, 6-8 महीना रहा, पूरा सीख गया। गुरु बोले तुम मेरा नॉलेज पूरा ले चुका है। फिर उस लड़के के मन में आया, अरे यार ये वर्ल्ड के नंबर 1 है, इनके साथ लड़ाई करके अगर इनको डिफीट कर दिया मैं भी नंबर 1 सीधे, बाकी लोगों से लड़ाई करने की कोई जरूरत नहीं, उनको हरा दिया अल्लाह हो जाएगा, है कि नहीं। तो जाके बोला गुरुदेव मेरे आपको एक चैलेंज देने आया हूँ, मैं आपके साथ लड़ाई करना चाहता हूँ। अरे यार मेरा बिल्ली मेरे को म्यू है ना। तो बोले देखो तुम गफरू जवान हो 20 साल का, मैं 60 साल का, 7 दिन का टाइम दो, मैं थोड़ा एक्सरसाइज करके फिट होता हूँ, है ना। बोले हाँ 7 दिन लीजिए गुरुदेव चलेगा। तो गुरु दरवाजा बंद करके अंदर कुछ करते रहे, और ये लड़का थोड़ी दूर में कैंप डाल के, वहाँ से करीब 1 किलोमीटर दूरी पे कैंप डाल के रहा। तो सोचा कि ये बूढ़े गुरु है, कुछ तो कह रहे होंगे, क्या मालूम कुछ तरकीब लगाएंगे, अपना स्पाई भेजा, जाओ देख के आओ। समझ में, वो देखा, वो जाके देखा कि जो गुरु है उनके डोर के सामने मियान समझते हो ना जिसमें तलवार रखते हैं, हाँ ऐसा वाला 1 फीट लंबा मियान पड़ा है, झूल रहा है, ठीक है ना, मतलब उसमें तलवार रख के लाएंगे लड़ाई करने के लिए। और अंदर से कुछ रगड़ने की आवाज़ आ रही है, सुई सुई रगड़ के साफ करते हैं ना, रगड़ने की आवाज़ आ रहा है। बाकी बोला ऐसा, अच्छा मतलब वो 1 फीट का लंबा तलवार लेके आए, तो ये भी अपना 1 फीट का बनवाए। अगले दिन भेजा, 7 दिन के बाद जाना है, दूसरे दिन भेजा, जाओ देखो आज करके क्या कर रहे हैं अंदर, तो जगह 2 फीट का लगा है। अच्छा चला है, मैं 1 फीट का तैयार करूँगा, ये 2 फीट का दूर से मार देंगे, तो मैं भी 2 फीट का बनाया। समझ में, ऐसे करते करते 7वां दिन रात में जाके देखा कि वहाँ पर 8 फीट लंबा एक तो मयान ऐसे लगा। अरे बड़ा चला गुरु, मैं 8 फीट कहाँ पास जा पाऊंगा, दूर से इसे मार देंगे तो कदम लगाएंगे। तो ये भी 8 फीट का बनाया, दोनों के ये कमर में लगा है, 8 फीट का लंबा मयान ऐसे पकड़े हुए, और ये भी पकड़े हुए। जैसे व्हिसिल बजा, ये लड़का निकालने की कोशिश करा, 8 फीट को ऐसे खींच के निकाल पाओगे क्या, वो ऐसे करके निकाला, जबकि ये इसके अंदर क्या है, इतने बड़े से चक्कू रखे। गुरु क्या रखे थे, इतने बड़े चक्कू, फटाक से निकल। गुरु के साथ नहीं लगना चाहिए, समझ में, हाँ वो बड़ा खतरनाक प्राणी होता है। ठीक है, समझ में आया। टुडे आई हैव सो मेनी इम्पोर्टेंट वर्क टू डू, ठीक है। अभी आप लोग फिर अगले क्लास मिलेंगे, थर्सडे वी हैव टेस्ट, है ना, अरे मालूम है कि नहीं, हाँ फिर मिलेंगे अगले क्लास, तब तक के लिए जय हिंद।